जी हाँ प्यारे छात्रों, प्रश्न पत्रों के हल के क्रम में अब हम लोग पहुंच चुके हैं। धीरे धीरे हमारा ये लास्ट प्रश्न है और हम चाहेंगे कि इसके बाद जैसे ही ये खत्म हो, इसके बाद हम पुनः कुछ आपके लिए ऐसा वीडियो बनाना शुरू करें जो अंतिम परीक्षा की अंतिम तैयारी के लिए बहुत अच्छा रहे, साथ ही साथ बहुत कम समय में बहुत अधिक जानकारियों को आपको दे दे। अब यहाँ देखिए, प्रश्न संख्या 6 तक हो गया था, 7वां नंबर है जिसमें आपको ऑप्शन मिलते हैं कि आप चाहें तो ये क्वेश्चन करें, इसके अतिरिक्त तो दूसरा वाला भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, ये प्रत्येक 6 अंक का है, देखने से ही स्पष्ट है। साथ ही थोड़ा सा मेहनत अधिक करना होता है ऐसे प्रश्नों में। अब देखिए है क्या, पहला प्रश्न लिखा हुआ है 7 के काम में कि एक नाव जिसकी स्थिर जल में चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, 12 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में और वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटे अधिक समय लेती है। धारा की चाल आपको ज्ञात करनी है। अर्थात यहाँ ये ऐसा प्रश्न होता है जिसमें धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में दोनों में आपको देखना होता है कि जो है आपेक्षिक चाल क्या हो जाएगी या सापेक्ष चाल क्या होगी। जैसे आपको पता है कि ये नाव बह चल रही है, किसमें, नदी में चल रही है, तो नदी की भी अपनी कुछ चाल होती है। तो जब हम धारा की दिशा में चलते हैं तो जो नाव की चाल होती है वो बढ़ जाती है। ऐसा दैनिक जीवन में भी अनुभव किया है हम लोगों ने। हवाएं चल रही हैं, उस दिशा में हम साइकिल चलाते हैं, बहुत तीव्र गति से चलते हैं। वहीं उसकी विपरीत दिशा में जब हमें चलना होता है तो ऐसा लगता है कि जैसे हवाएं हमें ढकेल रही हों पीछे की साइड में। वैसा सिंपल यहाँ भी होता है। तो जब धारा की दिशा में चलते हैं तो अगर नाव की चाल x किलोमीटर है और धारा की चाल y किलोमीटर है, तो धारा की दिशा में जो सापेक्ष चाल होती है वो x प्लस y किलोमीटर हो जाती है। वही धारा की विपरीत दिशा में हम जब चलते हैं तो ये चाल इस नाव की चाल से धारा की चाल को घटा देते हैं, तो ये बन जाता है। तो देखिए लिखा क्या है, 12 किलोमीटर चलना है हमें, कहा, धारा की दिशा में। तो धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी, नाव की चाल जो भी दी गई है उसमें आप क्या करिए, धारा की चाल को जोड़ दीजिए। पहले मान लीजिए कि माना धारा की चाल क्या है, माना धारा की चाल x किलोमीटर पर घंटा है। तो धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी होगी, 5 प्लस x किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। वहीं धारा की विपरीत दिशा में, दोनों निकाल लीजिए अभी आप, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगी, ये बन जाएगी नाव की चाल माइनस धारा की चाल, यानी 5 माइनस x किलोमीटर पर आवर। अब देखिए प्रश्न में कह क्या रहा है कि 12 किलोमीटर हम जा रहे हैं और 12 किलोमीटर फिर लौट के आ रहे हैं। दोनों के आने और जाने के बीच में जो समय अंतराल है वो 1 घंटे का है। यानी जाते समय अगर हमें 10 घंटे लग रहा होगा तो लौटते समय हमें 11 लग रहा होगा। तो अधिक कौन है, अधिक है लौटते समय वाला समय। तो हम क्या करेंगे, लौटते समय माइनस जाने में लगा समय, दोनों को घटा देंगे, बराबर किसके, 1 घंटे के आ जाएगा। देखिए आपको पता है चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय के। या हम इसी को थोड़ा और अच्छा कर दें तो समय बराबर हम लिख सकते हैं क्या, दूरी बटा चाल के लिख सकते हैं, है ना। दूरी कितनी है, 12 किलोमीटर है। पहली बार जाने में लगा समय अगर हम t मान लेते हैं या t1 मान लेते हैं तो दूरी 12 किलोमीटर, और जाते समय जो चाल है वो कितनी है, 5 प्लस x है, ठीक है। ऐसे ही अगर लौटते समय हम समय को क्या मान लें, t2 मान लें, तो लौट रहे हैं तभी हम 12 किलोमीटर दूरी तय कर रहे हैं। और किस चाल से लौट रहे हैं, 5 माइनस x। अब कौन ज्यादा है कौन कम है, ये आपको व्यवहारिक रूप से सोचना है कि कौन समय अधिक है कौन समय कम है। तो हमने बताया ना कि जब लौटते हैं हम तो हमें अधिक समय लगता है और जब हम जाते हैं तो हमें कम समय लगता है। तो ये अधिक है, तो करेंगे क्या, 12/5 माइनस x और माइनस कर देंगे 12/5 प्लस x बराबर किसके, 1 घंटा के। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में 1 घंटे का अंतर है, ठीक है। अधिक समय लेता है वो लौट के आने में। तो इसी को हम हल कर लेते हैं। 12 हुआ, कॉमन कर लिए, 5 प्लस x हुआ, माइनस 5 प्लस x हुआ, और बटे कितना, 5 माइनस x एक ब्रैकेट में और दूसरे में 5 प्लस x हुआ, बराबर किसके, 1। इसको हल कर लीजिए, ये 5 से 5 कटा, x बचा रह गया, 2x होगा, 2x का गुणा 12 के साथ 24x बना, और इस तरफ गुणा करा दीजिए तो 25 और माइनस कितना, x स्क्वायर हो जाएगा। इन सबको उस तरफ ले आइए तो बनेगा x स्क्वायर माइनस नहीं बल्कि प्लस 24x माइनस
25 इज इक्वल टू 0 देखते रहिएगा, नहीं तो इसे जैसा हम प्लस को माइनस बना दे रहे हैं आप भी इसे बना देंगे तो फिर गलत हो जाएगा सवाल। हमारे पास तो मिटाने का चांस रहता है, मिटा ले जाते हैं, आपके पास ऐसा नहीं रहेगा, वहां फिर काटना पड़ेगा और खचर पचर कापी हुआ तो एग्जामिनर फिर समझिए कि आपके ऊपर नेगेटिव प्रभाव डालने लगा। ये चीज विशेष ध्यान रखना है अपनी परीक्षा में कि आपकी कॉपी साफ सुथरी रहे। हम लोग चेक करते समय ऐसा देखते हैं, अक्सर बच्चे लगाते लगाते जहां गलत हो गया वहां काट दिए, और ऐसा नहीं काटते हैं कि सिंपल ऐसे काट दें एक लाइन में, उसको ऐसे 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 3-4 बार काटेंगे, हाँ, ताकि देखने में ही वो दूर से ही स्पष्ट हो जाता है कि एकदम घचर पचर कर दिया गया है। तो इस चीज को ध्यान रखें, प्रश्न को करें। गणित में विशेष रूप से ये ध्यान रखना है कि आपको नंबरिंग से करते चलिए, वो बहुत अच्छा रहेगा। हम अपने बच्चों को बताते भी चलते हैं कि आप विशेष रूप से नंबरिंग से करेंगे तो क्या होता है कि वहां हल जांचते समय भी हम लोगों को परेशानियां नहीं होती हैं। तो ऐसे में एक जो मानसिक रूप से प्रभाव होता है वो आप डाल ले जाते हैं, और शुरू की 4-6 पेज ही होते हैं जिनसे आपकी कापियों का मूल्यांकन हो जाता है। तो विशेष रूप से ऐसा प्रयास करें कि कापियां हमारी ठीक ठाक लिखी हों, अच्छी हों। काटना पीटना अगर जरूरत भी पड़ती है तो कम ही शब्दों में आप एक बार केवल काट देंगे तब मान लिया जाएगा काट दिए हैं। जरूरी नहीं है कि उसको 3-4 बार घोंच घांच के काटे तभी माना जाएगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको हल करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस कितना 24x और माइनस 25 बराबर किसके 0 के। यहाँ से आप क्या करिए, एक्स स्क्वायर ऐसे रहने दीजिए, 25 को 2 भागों में तोड़ दीजिए 24 को, तो एक होगा 25x माइनस x और माइनस 25 बराबर 0 के। x कॉमन करेंगे, x प्लस 25 बचेगा, माइनस 1 कॉमन किए, x प्लस 25 बचा। दोनों जगह आप देखिए x प्लस 25 कॉमन है तो x प्लस 25 एक ब्रैकेट में, x माइनस 1 एक ब्रैकेट में। यहाँ से मिलेगा x बराबर माइनस 25 और यहाँ से मिला x बराबर 1। माइनस 25 नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि माइनस में है और धारा की जो चाल है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। इसलिए क्या सही होगा, 1 किलोमीटर पर आवर, अर्थात धारा की जो चाल होगी वो किलोमीटर पर आवर होगी, पर घंटे होगी। तो आप ये सवाल कर ही सकते हैं। इसके साथ साथ दूसरा जो एक तरीका है इसका करने का, अथवा में दिया गया जो प्रश्न है उसे भी आप कर सकते हैं। क्या द्विघात समीकरण दिया है, इस द्विघात समीकरण में मूलों की प्रकृति के बारे में बताना है, यानी नेचर ऑफ द रूट्स। कल भी हमने इस पे चर्चा की हुई थी और एक बार फिर से उस पे करते हैं। विविध कर आपको बताया होगा, विविध कर जिसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, ये होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो क्या करिए आप दिए गए द्विघात समीकरण को पहले तुलना करा लीजिए किससे, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो जब हम उससे कराते हैं तो मिलता क्या है, ax स्क्वायर प्लस कितना bx और प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू 2i, b की वैल्यू माइनस 6i एंड c की वैल्यू 3i। उठा के आप विविध कर में रख दीजिए तो d बराबर क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर माइनस कितना 2 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 3 कितना हो गया, ये 36 और माइनस 12 दुनिया 24, कुल मिला के क्या आ गया 12 मिल गया। 12 होता क्या है, 12 0 से बड़ा होता है, और जब ये स्थिति आती है तो इसका मतलब क्या होता है कि जो मूल है वो कैसे हैं, नीचे आपको लिखना पड़ेगा कि विविध का d इज ग्रेटर देन 0 है, इसलिए मूल वास्तविक हैं, और वास्तविक के साथ साथ कैसे हैं, वास्तविक के साथ साथ असमान है, दोनों चीजें होती हैं। ठीक है, अलग अलग है। अब फिर क्या कहा इन्होंने कि अगर मूल वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए। बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, आपको पता है श्रीधराचार्य सूत्र, उसी का इस्तेमाल करते हुए आप इसको हल कर दीजिए। क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपान कितना 2a माइनस बी यानी माइनस 6 प्लस माइनस अभी आपने ये हल किया, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू कितना आया है 12 आया है, बटे 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2 है, माइनस माइनस दोनों प्लस हो गए और प्लस माइनस ये 12 लिखा हुआ है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 3 लिखा जा सकता है ना, और बटे कितना 4, ये 4 बाहर निकला 2 के रूप में और 2 हमने कॉमन कर लिया तो बचा 3 प्लस अंडर रूट 3 अपान कितना 4, 2 से काट दीजिए। एक बार धन चिन्ह लेने पर तो धन चिन्ह जब लेंगे तो 3 प्लस अंडर रूट 3 अपान 2 होगा एक मूल यक्ष का, और जब ऋण चिन्ह लेंगे तो यक्ष का दूसरा मान 3 माइनस अंडर रूट 3 अपान कितना 2 के होगा। तो इस हिसाब से आप मूलों को भी ज्ञात कर सकते हैं और आसानी से इसको हल कर सकते हैं। तो चलिए इसको आप कर लीजिएगा, दोनों आसान है, हम दोनों बताते चल रहे हैं। आवश्यक नहीं है कि कोई एक ही आए, और पेपर इतने अच्छे होते हैं गणित में कि आपको 70 में से 70 मिलना है, एक भी नंबर नहीं कहीं करता है। बस केवल लिखे रहिए ठीक से, ऐसा लिखे रहिए कि हाँ एग्जामिनर कॉपी अगर देखने के बाद संतुष्ट हो जाए आपके तो फिर नंबर तो ऐसे ही मिलता जाता है, कोई समस्या नहीं रहती इसमें। देखिए खा नंबर में लिखा हुआ है, चित्र में यदि BD जो है ये देखिए चित्र बना हुआ है,
बहुत आसान है, इस चित्र को ही देख के आप इसको बता सकते हैं कि क्या है। समरूपता सिद्ध करनी होती है, आप 9th में पढ़े होंगे, क्या रहती है, सर्वांग समता होती है। सर्वांग समता के लिए जो कंडीशन होती है उसमें कोई एक भुजा होनी चाहिए सिद्ध करने के लिए, लेकिन समरूपता में ऐसा नहीं है। समरूपता में कोई 3 कोण आप बराबर दिखा दीजिए या कोई 3 कोण नहीं, बल्कि त्रिभुजों के लिए केवल 2 कोण बराबर दिखा दीजिए तो तीसरा अपने आप बराबर हो ही जाता है। क्यों? क्योंकि हम कह दिया कि ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है, तो ऑब्वियसली ये अपने आप इनके बराबर हो ही जाता है। तो इसलिए केवल समरूपता में 2 कोणों को बराबर दिखाने की जरूरत होती है। देखिए यहाँ हम करते क्या है, बी को सी से मिला देते हैं डॉटेड लाइन से, मिल गया। अब जरा ध्यान से देख के आप बताएं, ये 90 अंश है लंब है, यह भी 90 अंश है, तो हम क्या ये नहीं कह सकते हैं कि त्रिभुज ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज ए ई सी में, दोनों ले लेते हैं, ठीक है, कोण डी बराबर कोण ई, ऐसा है कि नहीं, यहाँ का कोण ई 90 अंश है, यहाँ का कोण डी जो है वो 90 अंश है, दोनों कोण बराबर हो गए। दूसरी चीज, क्या कोण ए बराबर कोण ए नहीं है? इस त्रिभुज में जरा देखिए, मिल रहा है कोण ये, और ए डी बी में देखिए मिल रहा है कि नहीं, तो कोण ए क्या है, उभयनिष्ठ कोण है। और अगर 2 कोण बराबर हुए तो ऑटोमेटिकली ये तीसरा जो बच रहा है ये बराबर हो ही जाता है। क्यों? ये 90 हुआ, अगर हम इनको 40 मान लें तो ये 50 निकलेगा, ये भी 50 निकलेगा। तो इस हिसाब से इनको कर सकते हैं। तो आप दिखा देंगे कैसे, यस यस यस, समरूपता से, समरूपता कसौटी से क्या, त्रिभुज एबीडी जो है, एडीबी समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज एईसी के। इसको ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें एसी बराबर किसके है, बीसी के है, और साथ ही साथ जो AB का स्क्वायर है वो 2AC के स्क्वायर के है। तो सिद्ध करना है आपको कि त्रिभुज ABC क्या है, समकोण त्रिभुज है। ये त्रिभुज का प्रश्न है। और एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस प्रमेय जो लिखा हुआ है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुप्रयोग, वहां का ये प्रश्न है। देखिए कैसे, हमने कह दिया क्या है, ये हमारा क्या है, त्रिभुज है, कौन सा, A B एंड C। क्या क्या दिया गया है, AC BC के बराबर है, ये AC है और ये BC है। तो इसको ऐसा करते हैं, नीचे मान लेते हैं AC ये AC है और ये BC है, ठीक है। दोनों को हम लोग बराबर दिखा देते हैं, दिया ही है। अब और इसके साथ साथ क्या है, पहले सिद्ध करते समय हम लोग लिखते क्या है, दिया है। क्या दिया है, AC बराबर किसके, BC के। दूसरी चीज, त्रिभुज ABC कैसा है, समद्विबाहु है, समद्विबाहु है। सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध करना है यहाँ जो त्रिभुज ABC है वो क्या है, समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। समकोण का मतलब कि एक कोण इसका कितना होना चाहिए, 90 अंश होना चाहिए। साथ ही साथ और भी एक चीज दी गई है हमें कि जो AB का स्क्वायर है वो 2AC के स्क्वायर के है, ये ना भूला जाए, ये भी दिया गया है। अब हम करते क्या है, उत्पत्ति में आ जाते हैं, ठीक है। त्रिभुज ABC में जो दिया है हम उसी से करते हैं। AB का स्क्वायर बराबर किसके, 2AC के स्क्वायर के, ऐसा है ना। क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं, 2AC के स्क्वायर को AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, निसंदेह लिख सकते हैं, आप भी कहेंगे इसे। और क्या हम इस AC के प्लेस पे BC नहीं लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि AC बराबर BC दिया ही है, तो ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो AC बराबर क्या हमने कर दिया, BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर किसके, AB के स्क्वायर के। अर्थात ये क्या हुआ, ये बन गया कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, बना कि नहीं। और कर्ण कौन सा बन गया, भुजा, ये हमारा कर्ण बन गया, ठीक है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये कोण क्या होगा, 90 अंश होगा, तभी इसके सामने कर्ण होता है। अर्थात हम लिख देंगे कि यह त्रिभुज ABC पाइथागोरस के प्रमेय का पालन करता है, जिसमें भुजा AB क्या है, कर्ण है, तथा कोण C कितने के बराबर है, 90 अंश के बराबर। तभी ये पाइथागोरस का प्रमेय का पालन करेगा। अगर ये समकोण त्रिभुज नहीं है तो बिल्कुल पालन नहीं करेगा। तो हमने क्या किया, इनके दिए हुई चीजों से लाते लाते पाइथागोरस प्रमेय का सत्यापन करा दिया, और वहां से मिल गया हमें क्या, कोण C 90 अंश है, अर्थात त्रिभुज ABC कैसा होगा, समकोण त्रिभुज होगा। आप चाहें तो ये कर सकते हैं, और अगर
नहीं चाहते हैं इन दोनों को करना, कठिन लग रहा है, तो नीचे अथवा करके दूसरा पॉइंट दिया गया है उसको कर सकते हैं। वह भी वो इसी प्रकार से है और आसान है। देखिए कैसे लिखा हुआ समबाहु त्रिभुज एबीसी में। तो पहली चीज ये कि समबाहु त्रिभुज अर्थात जिसकी तीनों भुजा क्या हो, बराबर हो, ए बी सी हो गए ना। अगर हम ए माने इसे तो यह भी तीनों भुजाएं कैसे हो जाएंगी, ए ए। इसकी भुजा ए है, सिद्ध कीजिए कि इसकी ऊंचाई जो है वो अंडर रूट कितनी है, ए अंडर रूट 3/2 है। हम करते क्या है, ए से शीर्षलंब डाल देते हैं। शीर्षलंब क्या करता है, सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांट देता है और साथ ही साथ लंब होता है सामने वाली भुजा पे। तो ये लंब हो गया। अब इसके बाद देखिए क्या करना है, इसके बाद आगे जो है जब भुजा 2 भागों में बट गई तो ये बन गया a/2 और यह भी बन गया a/2, ये 90 अंक। तो क्या हम ए बी डी में पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। और साथ ही साथ ये जो भुजा है ये कर्ण हो जाएगी, ये हमारी आधार हो गई, ये लंब बन गई या ऊंचाई हो गई। हम इसको मान लेते हैं एच, तो होगा क्या, a² बराबर एच का स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर, या एच स्क्वायर यानी ऊंचाई का स्क्वायर बराबर किसके, a² माइनस a²/4 के। काट दीजिए तो बचेगा कितना, 3a²/4। स्क्वायर रूट ले लीजिए तो a बराबर अंडर रूट 3a/2 और यही लाना था जो कि आ गया। नेक्स्ट अंतिम क्वेश्चन लिखा हुआ, त्रिभुज एबीसी की भुजा एसी पर बिंदु डी इस प्रकार से लेना है कि कोण एसीबी कोण एबीडी के बराबर हो जाए। सारे के सारे सवाल जो है वो कहाँ के हैं, त्रिभुज के हैं। और मान लेते हैं हम ये त्रिभुज बनाते हैं। हम लोग त्रिभुज को पढ़ना होता है, यहाँ से अच्छे प्रश्न आते हैं। एबीसी में एसी भुजा पे डी बिंदु है, कहीं भी मान लीजिए आप, ये डी बिंदु है, माना हमने डी बिंदु। चलिए डी को क्या कर दिया हमने, मिला दिया। अब इसके बाद क्या है कि कोण एसीबी ये वाला कोण, ये कोण जो है वो बराबर है किसके, एबीडी के, एबीडी के, इस कोण के बराबर। ठीक है, तो आपको क्या दिखाना है, समरूपता यहाँ भी सिद्ध करनी है। जरा देखो आप ध्यान से, तो है क्या, एक त्रिभुज हमारा एबीसी है, बड़ा वाला है ना। बड़ा वाले में कोण सी जो है वो बराबर है ए बी डी के कोण बी के बराबर, है कि नहीं है। ये वाला कोण इस कोण के बराबर है ना ए बी डी में, तो बिल्कुल बराबर हो गया। दूसरी चीज, आप इस बड़े वाले त्रिभुज में कोण ए को देखिए, ये है, और ए बी डी में देखिए यानी छोटा वाला त्रिभुज ए बी डी में भी वही कोण ए है। तो कोण ए बराबर किसके, कोण ए के। कैसे, उभयनिष्ठ कोण है ये। ठीक है, 2 कोण अगर बराबर हो गए तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो ही जाता है, आपने पढ़ा ही है इसको। तो इस हिसाब से क्या हुआ, 2 कोणों की बराबर होने की स्थितियों में समरूपता से हमने क्या कह दिया, दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। थोड़ा सा लिखना पड़ता है इसमें, इसको लिखते रहिए। और धीरे धीरे अब ये हमारा जो साल पेपर था पिछले वर्ष यानी वर्ष 2022 का, पूर्व वर्ष का पेपर था, वो अब हल हो चुका है। आप 1 बाय 1 करके 7 वीडियो हैं, इनको देख सकते हैं। और हमें लगता है कि यह आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी सिद्ध होगा। जितना अधिक आप इसका रिवाइज कर ले जाएंगे उतने बेहतर होगा। परीक्षा बहुत नजदीक है, अपनी तैयारियों को शीर्ष प्राथमिकता देते हुए बहुत मेहनत करें। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ हम नेक्स्ट जो चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स वाइज इसी प्रकार के जो है वीडियोस लाते रहेंगे, जो कम समय में आपके रिपीटेशन को बढ़ा दें, रिपीट कर दें, जो है बूस्टर का काम कर जाएं। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए आपको अपना अगला वीडियो लाने की तैयारी